हेलो, मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा है। मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा कक्षा 8 का एक चैप्टर है परिमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। तो पाठ का नाम है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। परिमेय संख्या हम लोग कहते किसे हैं? ऐसी संख्या है जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे a/b के रूप में अगर हम किसी भी संख्या को अगर लिख देते हैं तो संख्या हो जाती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर। कंडीशन क्या है कि जो b है, नीचे b, ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये बात सबको मालूम होगा आराम से। तो लेकिन यहाँ पे जो b है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये इसकी एक कंडीशन है। ठीक। इसके बाद b क्यों नहीं 0 होना चाहिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि अगर कोई संख्या है, जैसे मान लिया कि a/b के रूप में हम लिख रहे हैं 5/3, 5/3। तो अगर सोचो कि अगर 5 रहे लेकिन जो नीचे वाला है वो अगर 0 हो जाए, तो अगर इसमें हम डिवाइड करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा। तो अनंत पे शायद हम कोई संख्या नहीं पा सकते हैं, कंफर्म हम कोई संख्या नहीं पाएंगे। इसीलिए हम b को नीचे, मतलब हर वाले को हम लोग 0 नहीं करते हैं। ठीक। तो कहने का मतलब, अगर किसी संख्या को a/b के रूप में अगर लिख दे तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। एक और बात, परिमेय संख्या को नॉर्मली हम लोग दो तरह की चीज़ में बांट सकते हैं। एक धनात्मक परिमेय संख्या बोल सकते हैं, एक ऋणात्मक। धनात्मक कब बोलेंगे? जब हम a/b के सामने अगर अंश और हर दोनों धनात्मक हो तो उसे हम बोलेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या। अगर a/b के सामने या अंश चाहे हर कोई भी अगर ऋणात्मक हो जाता है तो उसको हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -a/b, ये क्या हो गया? ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। तो हम धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे, एक होता है परिमेय संख्या का मानक रूप। मानक रूप कहते किसे हैं परिमेय संख्या में? तो मानक रूप हम उसे कहते हैं कि जैसे परिमेय संख्या कोई है, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, बात करेंगे मानक परिमेय संख्या का रूप। ठीक। मानक परिमेय संख्या का रूप। ठीक। परिमेय संख्या का मानक रूप, परिमेय संख्या का मानक रूप। ये एक हेडिंग है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। परिमेय संख्या का मानक रूप। परिमेय संख्या को मानक रूप में अगर हम कब कहेंगे? अगर जैसे एक परिमेय संख्या a/b हो, अगर लिखा हो, ठीक, तो अगर a और b अगर दोनों का मान, दोनों का मौसा, जिसको हम इंग्लिश में HCF कहते हैं, मौसा अगर 1 हो जाए, a और b का मौसा कितना हो जाए? a और b का मौसा यदि 1 हो तो
उसे हम परिमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं। परिमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे एक ले लेते हैं 5/13 या 2/3। ऊपर भी एक अभाज्य संख्या है, नीचे भी एक अभाज्य संख्या है, तो दोनों का मौसा कितना हो जाएगा 1। तो जब a और b दोनों का मौसा अगर 1 हो जाए तो हम एक परिमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? शायद बहुत आसान चीज़ था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी छोटी छोटी बातें हैं, ये सब हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मानक रूप, ये 3 चीज़ हो गया। इसके बाद परिमेय संख्या का मानक रूप के बाद एक बात आती है प्रॉपर्टीज की बात आती है कि परिमेय संख्या के कुछ गुण हैं, उसको इंग्लिश में हम लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो हिंदी में हम उसको बोलेंगे प्रगुण, या इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, चाहे प्रगुण, परिमेय संख्या का प्रगुण, परिमेय संख्या का प्रगुण। तो इसके गुण या प्रगुण मतलब प्रॉपर्टीज इसका ये हो गया। जैसे कि पहला इसका प्रॉपर्टीज ये है, गुण है कि जैसे पहला है कि जैसे a/b है, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक। अगर इसके अंश और हर में मतलब a और b में अगर हम सेम संख्या से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे ये 5/3 है, तो अगर ऊपर भी अगर हम 2 से गुणा कर दें, नीचे भी 2 से गुणा कर दिए, तो इसमें कोई इसके मान में कुछ अंतर नहीं आएगा। ऊपर भी 10 हो जाए, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। लेकिन फिर हम इसको काट देंगे, 2 से काटना आता होगा आप लोग को, 2 × 10, 2 × 3 = 6, उसका मान बराबर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा इसका प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे एक परिमेय संख्या है, इसी को लेते हैं 5/3 को। अगर हम इसमें भी अगर हम ऊपर नीचे किसी भी संख्या से डिवाइड कर दिए सेम संख्या से, तब भी इसके मान में कुछ अंतर नहीं आएगा, ठीक। जैसे हम 2 से डिवाइड कर दिए ऊपर, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिए, तो ऊपर का मान कितना आ गया? 2 से भाग करेंगे तो 2.5, नीचे कितना आ जाएगा? 1.5। अगर फिर हम इसे अगर 2 से गुणा कर दें तो फिर वही हमारी पुरानी वैल्यू तुरंत वापस मिल जाएगी, ठीक। अब एक और बात आता है तीसरा कि अगर a/b कोई परिमेय संख्या है, एक और परिमेय संख्या कोई अगर c/d हो जाता है, ठीक, c/d, तो अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं मतलब कि तिर्यक गुणा, ठीक, तो इस तिर्यक गुणा जैसे इसका हम कराएंगे तो a × d हो जाएगा, अब बराबर b × c, तो ये मान इसके बराबर हो जाता है। समझ में आया आप लोग के? जैसे कि इसमें भी कोई उदाहरण लेके चेक कर लेंगे, 5/3 यहाँ पे ले लो, 2/5 वहाँ पे ले लो, ऐसे दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा। बराबर नहीं आएगा फिर उसका हम इसको हम इधर बुला लेते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, बात वही बराबर हो जाती है, एकदम सेम, कोई बात नहीं। अब एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो एक चौथी इसकी प्रॉपर्टी है कि कोई अगर परिमेय संख्या a/b है, अगर ये धनात्मक है,
अगर न ऊपर न ऋणात्मक कोई संख्या है, ना ही नीचे कोई ऋणात्मक संख्या है। ठीक, आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो a बट्टा बी है ये हमेशा 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, हमेशा 0 से क्या, बड़ा रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको? a बट्टा बी है, अगर ये ऊपर नीचे दोनों धनात्मक है तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। अब एक और बात है, पांचवी इसकी, अगर ये a बट्टा बी है, ठीक, तो अगर कोई भी, चाहे ऊपर का ऋणात्मक चाहे नीचे का, अगर कोई ऋणात्मक हो गया, कोई भी एक, चाहे दोनों नहीं ऋणात्मक होना चाहिए, दोनों ऋणात्मक होगा तो कट के फिर से धनात्मक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर एक धनात्मक हो गया और एक ऋणात्मक हो गया तो कुल मिला के ये ऋणात्मक हो गया, तब ये हमारा क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक, बात समझ में? तो ये हो गई 5। हम 5 चीज़ आपको बता दिए कि किसी भी संख्या में गुणा कर दिए तो उसका मान बदलता नहीं है। ए बट्टा बी में अगर हम गुणा कर दिए ऊपर नीचे सेम संख्या से तो उसका मान में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर वही ए बट्टा बी में हम सेम संख्या से भाग कर दे ऊपर नीचे तब भी कोई बदलाव नहीं होगा, फिर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी ये कि ए बट्टा बी है और कोई अलग से परिमेय संख्या सी बट्टा डी हो तो उसका हम तिर्यक गुणा करा दें तो वो मान बराबर हो जाता है। ठीक, चौथी ये हो गई, ए बट्टा बी अगर पॉजिटिव है तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ए बट्टा बी अगर निगेटिव है तो 0 से छोटा होगा। ये हमारा हो गया, इसके गुण हो गए, प्रगुण हो गए, या कह लें प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम अगला टॉपिक ये रहेगा कि परिमेय संख्याओं की तुलना की जाती है, तो इसका भी एक नियम होता है। तो अगला हमारा टॉपिक यही रहेगा कि परिमेय संख्या का तुलना कैसे कराते हैं। तो जिसको हम तुलना कराने की विधि होती है, एक होता है वज्र गुणन विधि। क्या होता है? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि जैसे मान लिया कि ए बट्टा बी और सी बट्टा डी कोई दो परिमेय संख्या है। क्या कि जैसे मान लिया कि कोई अगर एक परिमेय संख्या ए बट्टा बी है और दूसरा जो है सी बट्टा डी है, दो परिमेय संख्या है, हम मान लेते हैं अपने तरफ से। तो इसका नियम क्या होगा कि इसकी वज्र गुणन विधि कराने का नियम ये होगा कि पहला नियम इसका ये होगा कि जैसे ये ए बट्टा बी है, ए बट्टा बी कि हम बताते हैं आपको शुरू से कि जैसे देखिए ए बट्टा बी और सी बट्टा डी हो गया, तो वज्र गुणन विधि के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो जैसे देखिए ए और डी अगर हम इसका गुणा आपस में करा दें, ठीक, ए गुणे डी और बी गुणे सी का गुणा हम बी गुणे सी अगर ऐसे कर दें, ठीक, अगर ये बड़ा हो रहा है, ए गुणे डी अगर बड़ा हो रहा है, ठीक, आपको बात समझ में आ रही है? ए बट्टा बी और सी बट्टा डी है, तो अगर ए गुणे डी कर दें फिर बी गुणे सी, अगर ये वाला बड़ा हो ए गुणे डी वाला, तब क्या होगा? तब ये होगा कि ये ए बट्टा इस बी को हम इधर बुलाते हैं, ए बट्टा बी बड़ा होगा इसको इधर भेजते हैं ना, ये हमारा रिजल्ट निकलेगा। ए गुणे डी अगर बड़ा है बी गुणे सी से, तो एक ए बट्टा बी इज ग्रेटर देन सी बट्टा डी। ये हो गया हमारा पहला चीज। दूसरा चीज क्या है
कि अगर दूसरा चीज ये है कि अगर ए गुणे डी से बड़ा है बी गुणे सी, ठीक, मतलब कि बी गुणे बी सी इज ग्रेटर देन ए डी, ठीक, तब क्या होगा कि जो ए बटा बी है, बी को हम इधर बुला लिए और इस डी को इधर भेज देंगे, जो सी बटा डी होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक। ये हमारा दूसरा हो गया। आप लोग एग्जाम्पल ले लेके चेक कर लीजिएगा, चाहे मैं अभी चेक करके बता दूंगा, ठीक, चाहे अभी हम चेक कर ले। पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर तीसरा नियम ये है, कॉन्सेप्ट यहीं पे चेक हो जाएगा अभी आपका। जैसे मान लीजिए हम 5 गुणे 3 उधर कर दें और ये बड़ा है, इसको बड़ा रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15 वैल्यू आया, यहाँ पर हमको 20 दिखाना है, 5 गुणे 4, ठीक। तो जो फिर हम ए बट्टा बी के रूप में लिखने हैं, तो यहाँ पे बी का मान क्या है, 5 है, तो 5 बट्टा 5 और इस 3 को इधर भेज देंगे, 4 बट्टा 3, ठीक। तो ये 5 से 5 कटेगा, कितना आ जाएगा 1, और ये 3 में से जब 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका 1 पॉइंट कुछ मतलब 1 से हमेशा बड़ा आएगा, ठीक। आपको समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका दूसरा नियम, यहाँ पे मैं आपको सेटिस्फाई कर दिया, ठीक। अब तीसरा नियम ये है कि अगर ए गुणे डी बराबर है बी गुणे सी के, ए गुणे डी अगर बराबर है बी गुणे सी के, तब क्या होगा, सारा वैल्यू बराबर हो जाएगा। जैसे इस बी को अगर हम इधर बुला लें, ए बट्टा बी बराबर, और इस डी को उधर भेज दें तो सी बट्टा डी, तो ये चीज़ें बराबर हो जाएंगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम आपको ऐसे दिखा देते हैं, जैसे मान लिए ए की जगह पे मान लिए 5, बी के जगह पे 2, डी के जगह पे अगर 4 मान लें, फिर बी के जगह पर हम 4 मान लें और सी के जगह पर 5 मान लें, ऐसे करें और देखेंगे कि वैल्यू हमारी क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो वज्र गुणन विधि का हमें आपको तीनों नियम बता दिया लाइन से, एक बार देख लीजिए। हमारा मुख्य हेडिंग ये था कि परिमेय संख्याओं की तुलना करने की विधि में, उसका विधि करने में एक वज्र गुणन विधि था, और दूसरा विधि है कि जो परिमेय संख्या होता है ए बट्टा बी, इसके हरों को समान बनाकर हम क्या कराते हैं, तुलना कराते हैं। जैसे ए बट्टा बी है, ठीक, अगर कोई और संख्या हो गया सी बट्टा डी, इसके हरों का हम लसाअ ले लेंगे, ठीक। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे 5 बट्टा 4 या कोई और 3 बट्टा 2, तो इसके हरों का लसाअ ले लेंगे, ठीक। तो 4 और 2 का लसाअ आप लेंगे तो ऐसे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें बड़ा कौन है, आपको समझ में आ रहा है, बड़ा कौन है? इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, फिर जिसका एलसीएम लसाअ बड़ा आएगा वही हमारा क्या होगा, बड़ा संख्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये बड़ा है, यहाँ पे ये छोटा है, तो इसको हम बड़ा लेंगे। मैं जो बात बता रहा था, हल्का सा इसमें हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि जो तुलना कराने में हम बता रहे हैं कि दूसरा जो नियम था कि हर को समान बनाना, जो हर था ए बट्टा बी, हर को समान बनाना, समान मतलब बराबर
समान बनाना। हर को हम लोग समान कैसे बनाते हैं, तो जैसे a बट्टा बी हो गया चाहे c बट्टा d, इसका हम लोग लसा ले लेंगे b और d का, ठीक। और फिर अगर ये सब बराबर नहीं होते तो कोई ऐसी संख्या से हम इसमें गुणा करा देंगे जो इसके लसा को क्या कर दे, बराबर कर दे। तो इस नियम के द्वारा भी हमारा क्या हो जाता है, परिमेय संख्याओं की तुलना हो जाती है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस बात से हमको समझ में आता है। धन्यवाद।